गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। हम्म तो 2 लेक्चर हमारे हो चुके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के, आज तीसरा लेक्चर है। हम्म ठीक है। आई होप आप यूट्यूब के लेक्चर्स भी अटेंड कर रहे होगे अमोघ बैच के। तो उसमें हमने कल मैंने आपसे कहा था कि एक क्वाड्रेटिक, जब मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था कि जब मैं बाइनोमियल पढ़ाऊंगा तो एक क्वेश्चन का इस्तेमाल होगा, मतलब एक क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, वो भी क्वेश्चन मैंने वहाँ यूट्यूब पर कराया हुआ है जो आपके एग्जाम में आया था। ठीक है, तो हाँ जी होगा, क्लास आज भी होगा। तो आज भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे जाएंगे। तो काफ़ी उस लेक्चर्स में मैंने आपको हमेशा थोड़ा से कठिन क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ कि आसान क्वेश्चन तो और वैसे भी कर लोगे आप, तो थोड़े से कठिन क्वेश्चंस को हम उस में हम देख रहे हैं आजकल। ठीक है, चलिए तो हाँ, तो आज हम कल हम बात कर रहे थे लास्ट में मॉडुलस की प्रॉपर्टी पे। किस पर बात कर रहे थे? मॉडुलस की प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। तो कितनी प्रॉपर्टीज हुई थी कल? कितनी हो गई थी? कितनी प्रॉपर्टीज हो गई थी बताइए जल्दी से। कितनी प्रॉपर्टीज हो गई थी? ठीक है, कितनी प्रॉपर्टीज हो गई? 11 हो गई थी ना। ठीक है, तो एक हम 12वीं भी देख लेते हैं। बारहवीं देखो और भी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन वो थोड़ा सा जब मैं आर्गुमेंट अभी पढ़ाऊंगा आपको तब आपको ये प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा। मॉड जेड की पावर एन करें, ठीक है, चाहे जेड की पावर एन का मॉड लें, दोनों चीजें एक ही हैं। इस पर भी क्वेश्चन आता है। मतलब इसका ये हुआ, ठीक है, ओके, कि जेड स्क्वायर का मॉड लिखें चाहे मॉड जेड स्क्वायर लिखें, दोनों में कोई अंतर नहीं है। जेड स्क्वायर का मॉड लिखें चाहे मॉड जेड स्क्वायर लिखें, ठीक है, जेड स्क्वायर का मॉड लिखें चाहे मॉड जेड स्क्वायर लिखें, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक, जेड क्यूब का मॉड लिखें चाहे मॉड जेड क्यूब करें, दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो जैसे मान लो एग्जाम्पल आ गया कि हमें 2+3 आयोटा, ठीक है, के स्क्वायर का मॉड चाहिए। 2+3 आयोटा के स्क्वायर का क्या चाहिए? मॉड चाहिए मुझे। ठीक है, मुझे इसका मॉड चाहिए। तो क्या करूंगा मैं, बताओ? पहले क्या करूंगा कि भाई हमें जो इसके स्क्वायर का मॉड चाहिए, तो पहले मैं क्या करता हूं, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड ले लेता हूं और फिर क्या कर देता हूं, उसका स्क्वायर कर देता हूं। फिर क्या कर देता हूं, उसका स्क्वायर कर देता हूं। फिर क्या कर देता हूं, उसका स्क्वायर कर देता हूं। हाँ, कल टेस्ट भी होगा। अब आपके पास देखिए 2 ऑप्शन है बेटा। ठीक है, अब सैटरडे और संडे आप क्या चाहते हो? मेरे पास 2 ऑप्शन है। यदि मैं इन दोनों दिन आपको प्रैक्टिस कराऊंगा तो मैं सीक्वेंस, क्वाड्रेटिक, कॉम्प्लेक्स और बाइनोमियल, इन चारों चैप्टर की आपको प्रैक्टिस इतनी करा दूंगा कि ये सारे चैप्टर आपके अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, सैटरडे संडे में एक ऑप्शन तो आपके पास ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं केवल 2 चैप्टर की प्रैक्टिस कराऊं और एक नया चैप्टर शुरू करूं। एक नया चैप्टर शुरू करूं कोई,
उसकी मैराथन क्लास चलेगी। अब आप बताइए, आपको पहला ऑप्शन पसंद है कि दूसरा ऑप्शन पसंद है? हाँ, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस और प्लस न्यू चैप्टर, क्योंकि जब ये प्रैक्टिस होगी 2 दिन स्पेशली, तो होगा क्या कि जो मैंने आपसे कहा था कि 6-7 चैप्टर कंप्लीट करके दिवाली के पहले जाएगा, उसमें थोड़ी सी कटौती हो जाएगी, क्योंकि 2 दिन स्पेशली हम सोचो प्रैक्टिस पर देंगे। ठीक है। मुझे लगता है मोस्टली लोग 1 को ही प्रिफर करेंगे, और मैं भी चाहता हूं कि 1 को ही प्रिफर करो। इसका रीजन मैं बताता हूं। देखिए, आपके चैप्टर, देखिए मान लीजिए मैंने नया चैप्टर शुरू कर दिया, ठीक है, लेकिन क्या आपको स्ट्रांग, आपको क्या वो मिलेगा कि यार आपको सीक्वेंस क्वाड्रेटिक बाइनोमियल कॉन्फिडेंस, ये मतलब सॉरी सीक्वेंस क्वाड्रेटिक बाइनोमियल कॉम्प्लेक्स, ये 4 चैप्टर जो पढ़े हो, उसमें क्या आपको कॉन्फिडेंस वो मिल पाया है? जब वो कॉन्फिडेंस आपको नहीं मिल पाएगा ना, तो फिर आप नया चैप्टर जो पढ़ोगे ना, वो भी उतना वो कॉन्फिडेंस के साथ नहीं जा पाओगे आप उसमें। लेकिन ये 4 चैप्टर आपकी स्ट्रांग हो जाएंगे, तो आपको ये फील होगा यार कम से कम 15 नंबर तो, मतलब 15 क्वेश्चन तुम्हारे पक्के हो गए, क्योंकि 15 क्वेश्चन तो मिनिमम आ ही जाएंगे इनसे, कम से कम 15 से ज्यादा ही आते हैं, 15 मिनिमम मैं मानकर चलता हूं, 15 तो मिनिमम आ ही जाएंगे, तो वो ज्यादा बेहतर आपको महसूस होगा। तो ये 2 दिन केवल हम प्रैक्टिस पे ही रखते हैं, ये मुझे भी ज्यादा पसंद है कि कम से कम ये है कि जब हम मंडे को आएंगे तो हमारे पास लगेगा यार 4 चैप्टर हमारे अच्छे खासे हो गए। टेस्ट भी होगा, प्रैक्टिस भी होगी, प्रैक्टिस लंबी होगी। टाइमिंग अब शाम तक ही पता चलेगी, क्योंकि बाकी सर लोग की क्लास के बाद ही मैं कुछ बता पाऊंगा कि कब होगी प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस होंगे, मैं आपकी डीपीपी भी लाऊंगा तो डीपीपी भी करवाऊंगा मैं। ठीक है, ओके, चलिए। पहला ऑप्शन ज्यादा अच्छा है, वो 4 चैप्टर स्ट्रांग हो जाएंगे, तो हम फिर भी 6 चैप्टर तो देखो कंप्लीट कर लेंगे, इसकी टेंशन मत लीजिए आप, 6 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, थोड़ा मोड़ा बचेगा तो कल कर देंगे, थोड़ा मोड़ा बचेगा तो कल कर लेंगे, और प्रैक्टिस भी शुरू कर देंगे। चलिए, तो ये कितना हो जाएगा? 2 + 3 आउटा का मॉड निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा? √2² + 3²। ये इसका मॉड आ गया और इसका स्क्वायर करना है, तो ये कितना आ जाएगा? 2² + 3²। कितना आ गया? 13 के बराबर। ठीक है, चलिए। तो आप क्या करिए, किसी के स्क्वायर का मॉड चाहिए तो उसके मॉड का स्क्वायर कर दीजिए, इस पर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। चलिए आगे हम बढ़ जाते हैं, और थोड़ा सा हम अब पढ़ेंगे आर्गुमेंट के बारे में, फिर हम मिक्स पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज इनकी। आर्गुमेंट, कोडांक। देखिए ज्यादा हमें डिटेल में नहीं जाना है इसमें, बहुत ज्यादा, हमें बस मेन फॉर्मूले पर फोकस करना है। देखिए, आपको जब भी आर्गुमेंट आता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर पता होनी चाहिए कि किस क्वाड्रेंट की है, फर्स्ट की है कि सेकंड की है कि थर्ड की है, फोर्थ की है, किसकी है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये पता करना है। आर्गुमेंट होता क्या है? जैसे मान लीजिए आपने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ली, ठीक है, तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, वही क्या होता है उसका आर्गुमेंट ऑफ जेड। ठीक है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर मेक्स एन एंगल थीटा। ठीक है, और थीटा को ही क्या बोलेंगे? आर्गुमेंट ऑफ जेड। थीटा क्या है? आर्गुमेंट ऑफ जेड। अब जरूरी तो है नहीं, ठीक है, जरूरी तो है नहीं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट की होगी, वो सेकंड में भी हो सकती है, तो फिर ये हो जाएगा, थर्ड में हो जाएगी तो नीचे से आ जाएंगे। तो कहने का यही मेरा मतलब है, ठीक है, कि आपको बस इतना जानना है कि पहले तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट क्या होता है, तो ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जितना एंगल बना रही है उसका क्या होता है? आर्गुमेंट। ठीक है, आर्गुमेंट मतलब कोणांक। अच्छा ये बताइए कि यदि आर्गुमेंट ऑफ जेड यदि थीटा है, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड 360 + थीटा भी तो होगा, 360 + थीटा भी तो ये होगा, क्योंकि आप इस थीटा में 360 जोड़ दोगे तब भी तो वही आएगा एंगल।
ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आप आर्गुमेंट जेड निकालते हो तो जो भी थीटा आया है उसमें 360 ऐड करके लिख सकते हो। कहने का मतलब है कि कभी भी आपके पास आर्गुमेंट आएगा तो आप 2 n पाई ऐड करके भी आप आर्गुमेंट लिख सकते हो। जैसे आर्गुमेंट जेड थीटा है तो आर्गुमेंट ऑफ जेड 2 n पाई प्लस थीटा भी होगा। ठीक है, जहां पर n क्या है, एक इंटीजर है, एक पूर्णांक है। n क्या है, एक पूर्णांक है। रोहित जी बेसिक क्या पढ़ाते हैं बताना मुझे। ठीक है, क्या बेसिक पढ़ाते हैं ये बताइए। आप बताइए बेसिक क्या होता है। पहले क्या है, कुराडा बता दीजिए, कुराडा क्या होता है। चलिए रोहित जी की बात मान सुन लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम है बच्चे को। क्या कह रहा है बच्चा, ये पहले क्या कह रहा है, क्या कुराडा बता दीजिए, कुराडा। रोहित जी बताइए क्या प्रॉब्लम है। QURADA ये क्या होता है। बोलो तो बताएंगे ना। 95 रुपया के दिया है चारों को, 236 रुपया के 10 में, तो चारों के 15 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा ना। अरे देखो कुछ बोल ही नहीं रहे यार तुम, क्या समस्या है बोलो। रोहित जी क्या समस्या है। लो यार बोलोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा। चलिए, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है यहां पर, वो यदि थीटा एंगल बना रही है, ठीक है, किससे बना रही है, थीटा एंगल बना रही है, तो उसे ही बोलते हैं हम आर्गुमेंट ऑफ जेड। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, तो वो बना एंगल जो होता है वो आर्गुमेंट ऑफ थीटा बोलते हैं। ठीक है, और यदि कोई भी आर्गुमेंट जेड मान लीजिए थीटा मिला है तो आप 360 ऐड कर देंगे, 360 ऐड कर देंगे तो भी 360 2 पाई का मल्टीपल ऐड कर देंगे तब भी वो क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट हो जाएगा। वो भी क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट हो जाएगा। मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, मान लीजिए एक Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका आर्गुमेंट मान लीजिए 30 डिग्री लिखा हुआ है, तो क्या उसका आर्गुमेंट हम 360 प्लस 30 लिख सकते हैं कि नहीं, 360 प्लस 30 लिख सकते हैं कि नहीं। कितना हो जाएगा, 390 हो जाएगा आर्गुमेंट। ये भैया ये रोहित कहां गया, कुछ बोल ही नहीं रहा। अरे जो पूछे हो वो बताओगे, क्या पूछ रहे हो। कह रहा QURAD ये बता दे, क्या बता दे। लो यार, ये कौन सा पूछना हुआ कि पूछ के भाग गए। क्या कह रहा है वो बताएगा तब तो बताऊंगा। बड़ी क्वाड्रेंट बोल रहा, क्वाड्रेंट बोल रहा। तो भैया एक बात बताओ, अच्छा ये बताओ कि इस सेशन में मैंने आपको क्वाड्रेंट के बारे में बताया है क्या। इस सेशन में जैसे मान लो जब से बैच शुरू हुआ है तो मैंने आपको क्वाड्रेंट के बारे में बताया है, नहीं बताया है। क्वाड्रेंट, पहला चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश।
360 ऐड करके लिख देते हैं। देखो भैया, पहली बात तो आज के जमाने में ना थोड़ी सी ये बड़ी गड़बड़ सी बात है, ठीक है। जब आपको नहीं आ रहा है समझ में तो आप सीधे आरोपी लगा देते हो। पहली बात तो जब मैं आपको, पिछले जितने भी बच्चे मेरे से पहले पढ़े होंगे उन्हें पता है कि जब भी मैं आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाऊंगा ना, ये जब इसका आर्गुमेंट बताऊंगा, तो क्योंकि आर्गुमेंट, ठीक है, बेसिक क्या होता है यार, बेसिक का मतलब क्या होता है, क्या होता है बेसिक का मतलब, आप मुझे बताएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी मैं का आर्गुमेंट पढ़ाता हूं, मैं आपको क्वाड्रेंट के बारे में तो बताऊंगा ही, आप ओवर एक्साइटेड हो पहले से ही। मैं आपको क्वाड्रेंट तो बताऊंगा ही, क्योंकि बिना क्वाड्रेंट बताए मैं ये कैसे बता पाऊंगा भाई। क्वाड्रेंट के बारे में मैंने नहीं बताया बेटा, आप पूरी क्लास नहीं करते हो आप लोग ना। बड़ी समस्या तो सबसे बड़ी यही है, सबसे बड़ी समस्या है कि आप क्लास पूरी नहीं करते हो। क्वाड्रेंट मैंने नहीं बताया है क्या? क्वाड्रेंट नहीं बताया है मैंने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पढ़ाया आपको। आप पूरी क्लास तो करा करो। ओके, तो बेसिक से नहीं, बेसिक नहीं बताते, जितनी जरूरी है मैं आपको बताता हूं। मैं आपको क्वाड्रेंट भी बता चुका हूं, मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ा चुका हूं, क्वाड्रेंट भी बता चुका हूं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ा चुका हूं। अब ये क्वाड्रेंट कब बताया मैंने, ये बता दो मुझे। यार पढ़ते नहीं हो ना पूरी बात, सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि आप पढ़ते नहीं हो, बस दोषारोपण करना। आज के जमाने में यही कहानी है, हम अपने से ज्यादा दूसरे पर दोष देते हैं, ठीक है। ये बंद करो ये सब चीजें, ठीक है। दूसरे को बेकार बोलना, दूसरे को नीचा दिखाना, हमारा यही काम हो गया, ये हमने संस्कार सीखा है, ठीक है। दूसरे को नीचा दिखाना, दूसरे को उल्टा बोलना, यही सब सीख रहे हैं हम जीवन में अपने, ठीक है। चाहे टीचर हो चाहे बच्चे हो, यही आजकल चल रहा है, दूसरे को नीचा दिखाना, दूसरे को उल्टा बोल देना, बस यही काम ही चल रही है। मतलब यही हम संस्कार है और यही हम अगली पीढ़ी को संस्कार सिखा रहे हैं, ठीक है। पता नहीं कौन किसको कौन सी उपाधि दे देता है कि आप अच्छे हो और आप बुरे हो। चलिए, तो आर्गुमेंट क्वाड्रेंट में तो मैं बता चुका हूं आपको, ठीक है। आप पिछली क्लास किए हो नहीं किए हो तो ये आपकी गलती है ना। मैं हर क्लास में हर चीज नहीं बताऊंगा ना, पढ़ा किस लिए रहा हूं मैं, ठीक है। क्योंकि आपको पूरे मैं आशा करता हूं कि आप सारे मेरे लेक्चर्स देखते होगे। आप बीच से आ रहे हो तो ये आपकी गलती है, ठीक है। जितना पॉसिबल होगा मैं फिर से बताऊंगा इसमें, और क्वाड्रेंट में बता चुका हूं, अभी पहले लेक्चर में मैंने बताया है, जब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को ये बता रहा था कि कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर में है, ये सब बता चुका हूं मैं आपको, ठीक है। तो आर्गुमेंट कैसे मिलेगा, आप 360 ऐड करके निकाल सकते हो, ठीक। 360 ऐड करके निकाल सकते हो। अब जब भी आपके पास, मैं आगे डिटेल नहीं जा रहा हूं कि फर्स्ट में क्या होगा सेकंड में होगा, बस अब मैं आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूं, वो याद रखिएगा, ज्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, उससे कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है। और नहीं ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में तो कि बहुत ज्यादा डिटेल जाने की जरूरत है इसमें क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगी वो होगी या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की या तो सेकंड क्वाड्रेंट की। ये भी सब मैं बता चुका हूं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसे होगा, सेकंड क्वाड्रेंट कैसे होगा। तो देखिए, सब पहली क्लास में मैंने बताया है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट की यदि कॉम्प्लेक्स नंबर है, यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट की कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसमें आपके क्या होंगे, दोनों पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। ओके, जब से मतलब ऑनलाइन क्लास चलने लगी है ना, मतलब पढ़ाई का जो जो है ना, वो मतलब वो रह नहीं गया है, मतलब अजीब सा माहौल बन गया है, ठीक है। इसका फायदा उठाना चाहिए तो इसका गलत फायदा लोग उठाते हैं, ठीक है। एक तो जब से ऑनलाइन क्लास चल रही है, कोई कुछ भी बोल देता है किसी के खिलाफ, बच्चे कुछ भी बोल के चले जाते हैं, टीचर भी एक दूसरे को उल्टे पुल्टा बोलते रहते हैं, यही सब चलता रहता है। यही हम पढ़ाई सीख रहे हैं और यही हमने संस्कार सीखा है और यही हम अगली पीढ़ी को सिखाएंगे कि किसी की बेइज्जती कर दीजिए, किसी को नीचा दिखा दीजिए, किसी को उल्टा बोल के चले जाइए क्लास में, मतलब यही सब सीख रहे हैं हम जीवन में अपने,
और फिर एक तरफ हम संस्कार की बीन बजाएंगे कि हम बहुत संस्कारी हैं, और एक तरफ हम वही करते हैं जो नहीं करना चाहिए। ठीक है बेटा, आप 11th क्लास में हो तो आपको यह सोचना चाहिए हम तो 11th 12th जैसे नहीं पढ़ाएंगे ना यार, 7 महीने में पढ़ना है। ठीक है, अब कोई 5वीं क्लास का बच्चा आ जाएगा, वो भी सोचेगा कि वैसे ही आराम से पढ़ाएं। इतना भी आराम नहीं है, 6-7 महीने का सिलेबस है हमारे पास, तो आप ठीक है अब खुद को समझ में ना आए पर गाली देके चले जाओ, यही चलता है यार। सर टीचर नहीं हो गए, ऐसा लग रहा है कि केवल मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कई बार बच्चे क्या, कुछ एक दो बच्चे, सारे तो नहीं, एक दो बच्चे ऐसे टीचर को ऐसा कुछ समझते ही नहीं है। ऐसा लगता है कि उन्हें तो पैसा दिया है, वो तो पढ़ाएंगे ही हमें। यार ये चीज थोड़ा ना होती है। अब थोड़े एक दो बच्चे जो ऐसे बीच बीच में आते हैं ना, उन्हें संस्कार सीखने की जरूरत है। बाकी तो अच्छे हैं, पर एक दो बीच में आ जाते हैं ठीक है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाले बच्चे, ठीक है, वो सुधर जाएं, वो बेहतर है जीवन में उनके। माहौल सही रखिए बेटा, टीचर स्टूडेंट सब ठीक है, एक वो है ठीक है, ये माहौल रहना चाहिए। पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है और ये सब चीजें जरूरी है। हम जिस कंट्री में रहते हैं वहां संस्कार बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ओके, क्योंकि हम इंडियंस जो है, हम जो भारतीय हैं, वो हमारे अंदर इमोशंस हैं। ठीक है, इमोशंस हमारे अंदर है, तो ये जरूरी है कि आप थोड़ा सा अच्छे से रहें। ठीक है, किसी को उल्टा बोल देने से अगले वाले को दुख होता है, ये आपको समझने की जरूरत है। माइनस और प्लस माइनस, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस प्लस की होगी। ठीक है, माइनस प्लस की होगी, माइनस माइनस की होगी, प्लस माइनस की होगी। ठीक है, तो आप ये देखिए, रियल पार्ट यदि पॉजिटिव होगा और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव होगा, रियल पार्ट पॉजिटिव होगा, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव होगा, तो आप बोलोगे कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट की है। और रियल पार्ट निगेटिव होगा, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव होगा, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट की है। ठीक है, और दोनों निगेटिव होंगे तो थर्ड की होगी या फोर्थ की होगी। देखिए, पहली बात, जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास आएगी तो हमें क्या निकालना होगा, एक अल्फा क्वांटिटी। हमें क्या निकालना होगा, एक अल्फा क्वांटिटी। ठीक है, ठीक, तो अल्फा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a का मॉड। एक अल्फा क्वांटिटी निकालेंगे, याद रखिएगा, tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन अ रियल पार्ट ऑफ z। रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z, ये अल्फा क्वांटिटी। अच्छा एक बात बताइए, क्योंकि इस फॉर्मूले में मॉड लिखा हुआ है, तो एक बात बताइए, यदि मैं यहां पर a माइनस आयोटा बी कर दूं तब भी अल्फा सेम आएगा कि नहीं? ठीक है, बताइए, यदि मैं a माइनस आयोटा बी कर दूं तब भी आपका अल्फा सेम आएगा। माइनस a प्लस आयोटा बी कर दूं तब भी अल्फा सेम आएगा, और माइनस a माइनस आयोटा बी कर दूं तब भी अल्फा सेम आएगा, क्योंकि यहां पर वैसे भी मॉड लगा हुआ है। बस इमेजिनरी पार्ट वही होना चाहिए और रियल पार्ट वही होना चाहिए। प्लस माइनस से मुझे कोई मतलब नहीं होगा यदि मैं अल्फा निकाल रहा हूं। यदि मैं अल्फा निकाल रहा हूं तो मुझे प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वैसे भी उस फॉर्मूले में मॉड लगा हुआ है। अब ठीक है, अब आपको यह देखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट की है। ठीक है, अल्फा तो हमारा आर्गुमेंट नहीं होता, हमारा आर्गुमेंट थीटा होता है बेटा। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट की कॉम्प्लेक्स नंबर होगी तो थीटा अल्फा के बराबर होगा, सेकंड की होगी तो थीटा पाई माइनस अल्फा होगा, थर्ड की होगी तो थीटा अल्फा माइनस पाई होगा, और फोर्थ का होगा तो थीटा माइनस अल्फा हो जाएगा। थीटा कितना हो जाएगा, माइनस अल्फा हो जाएगा, याद रखिएगा ये। ठीक है ओके, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की है तो थीटा अल्फा के बराबर है, सेकंड की है तो थीटा पाई माइनस अल्फा के बराबर है, थर्ड की है तो थीटा अल्फा माइनस पाई के बराबर है, फोर्थ की है तो थीटा माइनस अल्फा के बराबर है।
देखो क्या एक कह रहा समझ में नहीं आया। अरे भैया इसमें क्या बताया मैंने यार। तुम लोग पूरे लेक्चर नहीं पढ़ते हो क्या शुरू से? ये भी सबसे गंदी आदत है, मुझे पता है। कई बच्चे पूरे लेक्चर नहीं पढ़ते हैं, वो अचानक लेक्चर में आते हैं, उन समझ में नहीं आता, टीचर को गाली देके चले जाते हैं। यार कितनी बार मैं आपको समझाऊं बेटा कि आपको सीक्वेंस से आपको लेक्चर अटेंड करने पड़ेंगे। ये वो नहीं है कि आज मर्जी किया तो अटेंड कर ली क्लास, कल नहीं कर ली। ये गणित है, नहीं समझ में आएगी आपको। इसमें ऐसा क्या बता दिया कि आप कह रहे हो समझ में नहीं आ रहा है? ये तो फॉर्मूला है यार, ठीक है। आप अल्फा क्वांटिटी टेन इनवर्स अब किसी को पता ही नहीं होगा कुछ भी, ठीक है। मैं बताऊंगा टेन इनवर्स क्या होता है। टेन वैन पढ़ा है कि नहीं आगे, ये बताओ पहले। जैसे कि टेन 60 कितना होता है? टेन 60 कितना होता है? √3 होता है ना। तो मैं कहूं टेन इनवर्स √3 क्या होगा, टेन इनवर्स 1 क्या होगा? तो एक बार देख लो कि क्या इसका मतलब होता है, आप समझ जाओगे। 1/√3 इसका मतलब क्या होता है? थोड़ा सा इनवर्स आना जरूरी चाहिए। देखिए टेन इनवर्स √3, ठीक है। टेन इनवर्स √3 का मतलब यह हो गया कि किस एंगल की वैल्यू √3 होती है टेन में, किस एंगल की वैल्यू √3 होती है टेन में? तो वो किसकी होती है? 60 की होती है। तो यहां पर 60 डिग्री लिखोगे। टेन में किस एंगल की वैल्यू 1 होती है टेन में? तो π/4 की होती है 45 डिग्री की, इसलिए इसका आंसर 45 डिग्री होगा। टेन में किस एंगल की वैल्यू 1/√3 होती है? तो 30 की वैल्यू होती है। किसकी होती है? 30 की वैल्यू होती है। तो ये हो जाएगा आपका क्या? 30 डिग्री। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये टेन इनवर्स का क्या मतलब होगा उसमें, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम। √3 प्लस आयोटा Z1, Z2 ले लेते हैं -√3 प्लस आयोटा, Z3 ले लेते हैं बेटा -√3 माइनस आयोटा, और Z4 ले लेते हैं √3 माइनस आयोटा, √3 माइनस आयोटा, √3 माइनस आयोटा, ठीक है। Z1 बराबर √3 प्लस आयोटा, Z2 बराबर ये है। अब देखिए मैंने कहा कि पहला काम जब भी आपको मॉडल आर्गुमेंट निकालने को आएगा, आपको पहला काम ये करना है कि ये देखिए कि पहला काम आपको अल्फा निकालना है। ये बताइए इन सारे केसेस में अल्फा सेम आएगा कि नहीं? अल्फा सेम आएगा कि नहीं? अल्फा सेम आएगा सारे केसेस में, अल्फा सेम आएगा ना। कितना? टेन इनवर्स ऑफ 1/√3। तो 1/√3 किसकी वैल्यू हो जाएगी? 30 डिग्री की हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 30 डिग्री की। तो यहां भी अल्फा 30 डिग्री, यहां भी अल्फा 30 डिग्री, यहां पर भी अल्फा क्या हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 30 डिग्री मतलब π/6। पाई 180 डिग्री होता है, π/6, 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 π/6। अल्फा कितना हो जाएगा? π/6 हो जाएगा। सारे 30 डिग्री आएंगी। मैंने आपसे बताया था कि भाई रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट देखिए, रियल पार्ट √3 है, इमेजिनरी पार्ट 1 है। यहां पर भी माइनस प्लस मत देखिए, बस नंबर देखिए। अब देखिए यदि मुझे आर्गुमेंट निकालना है, ठीक है, तो थीटा, यहां से थीटा कितना होगा? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा और अल्फा बराबर होते हैं, तो थीटा भी हो जाएगा π/6, ठीक है। थीटा 1 कर देता हूं मैं। थीटा 2 कितना हो जाएगा? ये बताइए किस क्वाड्रेंट की है? माइनस प्लस किस क्वाड्रेंट की है? सेकंड की है, ठीक है। क्या करनी है? सेकंड की है ना। तो सेकंड में देखो क्या है? पाई माइनस अल्फा। तो पाई माइनस अल्फा क्या आया था? π/6 आया है। कितना हो गया? 5π/6। ये थर्ड क्वाड्रेंट की है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है? देखो माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट है, अल्फा माइनस पाई आएगा। तो अल्फा कितना है? π/6 माइनस पाई मतलब -5/6, ठीक है। और थीटा 4 कितना आएगा बेटा?
ये किस क्वाड्रेंट की है? फोर्थ क्वाड्रेंट की है। प्लस माइनस देखो, +√3 है, -1 है। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा क्या आएगा? माइनस अल्फा के बराबर आ जाएगा। तो थीटा क्या आ जाएगा? माइनस का π/6। अब आप चाहें तो ऐड कर कर भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो 2π का मल्टीपल 360 ऐड भी कर सकते हो, 360 घटा भी सकते हो, ये आपकी इच्छा है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ये आर्गुमेंट निकालना सिंपल है। ठीक है, बताइए जल्दी से, कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत, ठीक है। अब इसकी थोड़ा सा प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज क्या होगी? पहला, आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 सेम वैसे ही होगा जैसे लॉग होता है। आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाई Z2 सेम वैसे जैसे लॉग होता है। आर्गुमेंट ऑफ Z की पावर n सेम जैसे लॉग का फॉर्मूला होता है। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। आर्गुमेंट इनका फॉर्मूला जैसे log Z1 Z2 होता तो क्या होता, वैसे ही आर्गुमेंट का भी फॉर्मूला है। फटाफट बताइए। तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2 जो होता है वो आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 होता है। सेम लॉग वाला फॉर्मूला, ये कितना हो जाएगा? आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 हो गया। और ये क्या हो जाएगा? log m की पावर n क्या होता है? n log m होता है, n आर्गुमेंट z हो जाएगा। और आप चाहे तो 2n पाई ऐड कर दीजिए। मैंने बोला था कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा आर्गुमेंट में, आप 2n पाई क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो। ठीक है, चलिए चौथी चीज देखिए ध्यान से। जो चौथा इंपॉर्टेंट चीज है कि थीटा जो होगा वो -π से पाई हो, तो थीटा को बोलते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड। प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड, जेड का मुख्य कोणांक, जेड का मुख्य कोणांक, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड, जेड का मुख्य कोणांक। थीटा की वैल्यू हमेशा कहां, यदि -π और पाई के बीच में दी जाए तो उसे बोलते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड। ठीक है, और इसी को हम बोल देते हैं कई बार, वैसे आप जाइए आर्गुमेंट ऑफ जेड को आप एम्पलीट्यूड ऑफ जेड भी बोल देते हैं। ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ जेड को एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड भी बोल देते हैं। ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ जेड को एम्पलीट्यूड ऑफ जेड भी बोल देते हैं। तो थीटा जब -π और पाई के बीच में होगा तो उसे बोलेंगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड, मुख्य कोणांक। ठीक है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड। ओके, वैसे आर्गुमेंट क्या होता है? आर्गुमेंट आप 2π ऐड करके, 4π ऐड करके, 6π ऐड करके भी आर्गुमेंट बता सकते हो। लेकिन जब आर्गुमेंट आप -π से पाई, ठीक है, इनके बीच में और पाई इंक्लूड रहेगा, इसमें आर्गुमेंट बताते हो तो आप क्या कहोगे? ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा। ठीक है, ओके, इक्वलिटी किसी एक पर ही लगाइएगा क्योंकि दोनों पर नहीं लगेगा। प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड याद रखिएगा। और चीज देखिए, इफ जेड इज प्योरली रियल, जेड इज प्योरली रियल, यदि जेड पूर्णतः वास्तविक है तो उसका आर्गुमेंट कितना होगा? इफ जेड इज प्योरली रियल, आज ये खत्म नहीं हो पाएगा यार, कल तक जाएगा, लेकिन कल मैं जाएगा भी तो क्या हुआ, कल मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा आपको। ठीक है, इफ जेड इज प्योरली रियल, यदि जेड क्या है? पूर्णतः वास्तविक है। यदि जेड क्या है? पूर्णतः वास्तविक है। जेड क्या है? प्योरली रियल है।
तो उस केस में वो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे देखेगी, Z1 बराबर 2, Z3 बराबर 3, मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहां पर रहेगी, वो कहीं यहां पर। ठीक है, प्योरली रियल है तो उस केस में वो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको कहां मिलेगी, वो यहां पर मिलेगी। अब प्योरली रियल है तो फिर दो चीजें हैं ना उसमें भाई, प्योरली रियल है तो वो एक्चुअली में कहां पर है, कहां पर है बेटा, केवल जीरो बोलना गलत है, केवल जीरो बोलना गलत है बेटा, कि जेड इज प्योरली रियल है तो आर्गुमेंट जीरो ही होगा। ठीक है, बताइए ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, अरे एन इंटीजर है भैया, भैया 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 प्लीज, अभी उल्टा बोल के चले जाओगे, है अभी कुछ उल्टा पुल्टा बोल के चले जाओगे, कुछ पढ़ाते नहीं हो, एन के बारे में कुछ बताते नहीं हो, बेसिक बताते नहीं हो। अब यार वही बात है ना, या तो आप देखते नहीं हो या तो जब मर्जी क्लास में चले आते हो। ठीक है, बता चुका हूं मैं कि 2n पाई जब ऐड होगा जो इंटीजर होगा, पूर्णांक होगा एक। चलिए, जेड इज प्योरली रियल है तो Z1 2 भी हो सकता है, मतलब Z1 ऐसे हो गया, Z2 ये हो गया, लेकिन निगेटिव भी तो हो सकता है, -3 भी तो हो सकता है, Z4 -5 भी तो हो सकता है। अब ये देखना है कि वो क्या है, कहां पर है। यदि वो यहां कहीं होगा, यदि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है तो उसका आर्गुमेंट कितना हो जाएगा, 0। यदि वो यहां है, यदि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है जैसा कि Z1 और Z2 है, ठीक है, यदि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है बेटा तो उसका आर्गुमेंट मतलब खुद के साथ कितना डिग्री बना रही है भाई। कोई भी कॉम्प्लेक्स, जैसे यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर होती तो हम ये पता करते हैं ना कि ये इससे कितना डिग्री का कोड बना रहा है, तो वैसे ही यदि ये एक्स एक्सिस पर ही है तो खुद के साथ कितना बनाएगा, 0 बनाएगा। लेकिन यदि नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है वो, फिर प्योरली रियल तो है पर वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है, यदि इधर साइड है तो उस समय ये पाई डिग्री बनाएगा। क्या बनाएगा उस समय, आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। इसीलिए जेड यदि प्योरली रियल है तो आर्गुमेंट 0 और पाई दोनों हो सकता है, 0 और पाई दोनों हो सकता है। ठीक है, ओके। चलिए, अब प्योरली इमेजनरी पर आप बता पाओगे, जल्दी बताइए, प्योरली इमेजनरी पर, प्योरली इमेजनरी पर जल्दी बताओ, प्योरली इमेजनरी पर अगला पॉइंट, इफ जेड इज प्योरली इमेजनरी, ठीक है, जेड इज प्योरली इमेजनरी, जेड पूर्णतः काल्पनिक हो। अब पूर्ण, इसमें भी दो केसेस है ना, इसमें भी दो चीजें हैं। ठीक है, जेड इज प्योरली इमेजनरी है तो प्योरली इमेजनरी विथ पॉजिटिव इमेजनरी पार्ट है कि नेगेटिव इमेजनरी पार्ट है, यह भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि वो प्योरली इमेजनरी विथ पॉजिटिव इमेजनरी पार्ट है कि प्योरली इमेजनरी विथ निगेटिव इमेजनरी पार्ट, क्या है। ठीक है, धनात्मक काल्पनिक भाग, ठीक है, पूर्णतः काल्पनिक है और साथ में क्या है, धनात्मक काल्पनिक भाग है। और ये क्या है, पूर्णतः काल्पनिक है
और क्या है, ऋणात्मक, ऋणात्मक काल्पनिक भाग है। ठीक है, तो उस इस केस का मतलब क्या हो गया, एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे 2 आयोटा, 3 आयोटा, 1/2 आयोटा, 3/2 आयोटा, ये सब इमेजनरी है। ठीक है, ये क्या है, इमेजनरी नंबर है विथ, देखो प्योरली इमेजनरी है विथ पॉजिटिव इमेजनरी पार्ट। जो इमेजनरी पार्ट है वो 2 है, 3 है, 1/2 है, 3/2 है, ये सब पॉजिटिव है। तो ये आपका मौजूद पता कहां रहेंगे, ये सब मौजूद रहेंगे यहां पर, यहां पर, ये आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। और यहां पर देखने को मिलेंगे तो इनका आर्गुमेंट ऑफ जेड जो हो जाएगा वो π/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। ठीक है, और यदि वो नेगेटिव इमेजिनरी पार्ट है, एग्जाम्पल में जैसे -2 आयोटा, -3 आयोटा, ठीक है, -1/2 आयोटा, तो इस समय आर्गुमेंट ऑफ जेड जो हो जाएगा वो -π/2, या फिर आप 3π/2 भी बोल सकते हो। और उस केस में ये आपको नीचे दिखेंगे। ये आपको कहां दिखेंगे, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो ये यहां पर दिखेंगे, यहां पर नोट कर लीजिएगा। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, तो नेगेटिव वाई एक्सिस पर ये दिखेंगे आपको। भाई -2 आयोटा का क्या मतलब हो गया, 0, -2। अब 0, -2 आप समझ गए होगे कि कहां पर देखने को मिलता है, तो जानते ही हो ना कहां पर देखने को मिलता है। चलिए, ठीक है, बाकी आर्गुमेंट आप जानते हो, 2π ऐड करके 2π सब्ट्रैक्ट करके भी आर्गुमेंट निकाल सकते हो। तो फिर आप किसी का भी आर्गुमेंट जो चाहे वो बोल सकते हो, 2π और ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, ओके। तो अच्छा, इसके बाद एक टॉपिक और हम पढ़ेंगे इसमें, मतलब एक और चीज, जीरो ऐसा नंबर है जिसका आर्गुमेंट डिफाइन नहीं होता। आर्गुमेंट 0 इज नॉट डिफाइंड, जीरो का आर्गुमेंट डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, जीरो का आर्गुमेंट, क्योंकि इस केस में आप देखिए आपकी एक्स एक्सिस से कोई एंगल का मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो तो ओरिजिन है ना हमारा। जीरो क्या है बेटा, ओरिजिन है, तो एक्स एक्सिस से एंगल का कोई मतलब बनता नहीं है इसमें। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। चलिए, तो आर्गुमेंट ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड। और क्या कर सकते हैं, आर्गुमेंट ऑफ जेड बार कितना हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड बार बताइए। आर्गुमेंट ऑफ जेड बार देखो, एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं यहां पर अलग से। जैसे जेड बराबर क्या है, 1 - आयोटा है, 1 + आयोटा है, तो और जेड बार कितना हो जाएगा, 1 - आयोटा। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड बताइए मुझे, और आर्गुमेंट ऑफ जेड बार बताइए जल्दी से। आर्गुमेंट ऑफ जेड बताइए और आर्गुमेंट ऑफ जेड बार बताइए, फटाक से बताइए आर्गुमेंट ऑफ जेड और आर्गुमेंट जेड बार। फटफट, फटाफट, फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी। आर्गुमेंट ऑफ जेड, आर्गुमेंट ऑफ जेड बार। आज ही हो नहीं पाएगा कंप्लीट, मैंने सोचा था करा दें, चलो। डीपीपी की क्वेश्चंस के अलावा यदि आपके कोई और डाउट हैं तो आप टेलीग्राम में भेज दीजिएगा, मैं कल परसों में करा दूंगा। डीपीपी के अलावा, डीपीपी के अलावा पीवाईक्यू में, पीवाईक्यू तो रहने, हाँ पीवाईक्यू में भी देखना, क्योंकि जो पीवाईक्यू में कराऊंगा उसके अलावा। ठीक है, पीवाई डीपीपी तो मैं आपको करवाऊंगा। आर्गुमेंट ऑफ जेड बार देखिए, π/4 होगा। अब ये मत कहना अरे सब समझ में नहीं आ रहा, क्या हो रहा, समझ में नहीं आ 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 रहा, समझ में नहीं। ए भैया, यहां से अल्फा निकाल लो, रूल थोड़ा ना बदलेगा। tan इनवर्स
1/1, 1/1 मतलब π/4, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, π/4। ये किस क्वाड्रेंट का है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का है ना, तो थीटा अल्फा के बराबर होगा, तो आर्गुमेंट π/4 हो जाएगा। और जेड बार का भी अल्फा तो आपको π/4 ही मिलेगा, लेकिन क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट की है तो ये थीटा जो हो जाएगा वो माइनस अल्फा के बराबर हो जाएगा। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड बार जो होगा वो आर्गुमेंट ऑफ माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड होगा। बाकी आप 2n पाई ऐड कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो देखिए जो जेड बार का आर्गुमेंट आया वो माइनस ऑफ आर्गुमेंट जेड आया। आप इसे लिख सकते हो ना, माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो याद रखिएगा आर्गुमेंट ऑफ जेड बार जो होगा वो माइनस ऑफ आर्गुमेंट जेड होगा। ठीक है, ये अलग से मैंने आपको ऐसे बता दिया। अगला देखिए आप, आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2 बार, ये बताइए कितना आएगा, फटाफट जल्दी बताओ, ये कितना आएगा। आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2 बार कितना आएगा। तो देखो इसे लिख सकते हैं। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि केवल 2 हो, यदि 3 भी हो ना तब भी वो आप लगा सकते हो। ये जो मैंने फॉर्मूला बताया था आपको स्टार्टिंग में, ये कोई जरूरी नहीं है, आप इसको जनरलाइज कर सकते हो। यदि मान लीजिए हमारे पास Z1 Z2 Z3 डॉट डॉट Zn हो गए तो भी आप ऐसा कर सकते हो, आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z3, ठीक है, प्लस डॉट 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 आर्गुमेंट ऑफ Z1। आप n के लिए भी उसको जनरलाइज कर सकते हो, याद रखिएगा। ठीक है, टेलीग्राम नोट्स उसमें है यार, कम उसमें होगा यार, कहीं पर लिंक होगा। ठीक है, देखिए इसे लिख सकते हो आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 बार। अब बताइए आर्गुमेंट ऑफ Z2 बार को क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ आर्गुमेंट Z2। भाई किसी के बार को, अभी तो बताया जेड के बार को माइनस आर्गुमेंट जेड लिख सकते हो ना, तो इसके बार को माइनस ऑफ आर्गुमेंट Z2 नहीं लिख सकते। चलिए, एक रिजल्ट आपने पढ़ा था, ठीक है, एक रिजल्ट आपने पढ़ा था। अब वो क्या पढ़ा था बेटा, याद करिए, कल आपने पढ़ा था कि Z1 प्लस Z2 के मॉड का स्क्वायर, मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z1 बार, ये पढ़ा था, आपको याद आ रहा है। Z1 प्लस Z2 के मॉड का स्क्वायर, ये पढ़ा था आपने, ये पढ़ा था आपने। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि न्यू फॉर्मूले हैं उनको हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि भाई मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इस Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z1 बार को मैं इसको कुछ लिख सकता हूं, Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z1 बार, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, और इस पर थोड़ा सा हम फोकस करते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, मैं मान लेता हूं ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है ना बेटा, ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो मैंने Z1 को मैंने मान लिया, लेकिन अभी 1 मिनट रुक जाओ, इसके पहले मैं तुम्हें आइलर्स फॉर्मूला पढ़ा दूं, ये डेरिवेशन से पहले, इस डेरिवेशन से पहले मैं तुम्हें आइलर्स फॉर्मूला पढ़ा देता हूं पहले, फिर इस पर आते हैं। ठीक है, पहले आइलर्स फॉर्मूला देख लो। आइलर्स फॉर्मूला क्या कहता है, और साथ में ही हम पढ़ेंगे इसमें पोलर फॉर्म, तब मैं इस पर आता हूं। ये जो अभी इसको छोड़ दो, जो ये दिया है ना, इस फॉर्मूले को मैं सोच रहा था कि डेरिवेशन आपको बता दूं, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। इस फॉर्मूले को यहां से अभी हटा दो, इस डेरिवेशन को। अभी मैं आपको जैसे ही आइलर्स फॉर्मूला, अभी रहने दो इसको, ये तो कल हमने पढ़ ही लिया था। पहले मैं आपको आइलर्स फॉर्मूला और पोलर फॉर्म बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक और पोलर रिप्रेजेंटेशन। पोलर मतलब देखो, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म मतलब त्रिकोणमिति रूप होता है।
ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म, फिर इसमें बोलते हैं पोलर फॉर्म, ध्रुवी रूप, और उसके बाद एक और चीज बोली जाती है मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म, मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म, ये तीन आपको पढ़ने हैं, ठीक है। मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म, ओके। तो देखिए इसको करने के लिए हमें यह सीखना है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा वाई है, तो ये तो चलो ठीक है, एक रिप्रेजेंटेशन है कार्टेशियन फॉर्म में। इसको पोलर फॉर्म में, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो देखो इसको ऐसे लिखते हैं हम r cos थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा, r cos थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा, जहां पर r जो होता है वो मॉडुलस ऑफ जेड होता है, मतलब अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा जो होता है वो आर्गुमेंट ऑफ जेड होता है। मैं आपको बताता हूं कि ऐसा कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। अमन कुमार कह रहा है कि सर आपकी सैलरी कितनी है? मतलब यही सब मैं यही कहता हूं कि थोड़ा से संस्कार सीखो, ठीक है, थोड़े से संस्कार सीखने की जरूरत है आपको, ठीक है। ये सब मुझे लगता है कि ये सब चीज बड़ी गंदी होती है, थोड़ा संस्कार सीखिए बेटा, ठीक है। एक दो बच्चे ना बहुत उड़ते हैं, कितनी गंदी बात है ये सब पूछना, क्या मतलब है इससे? मैंने पूछा कि तुम्हारे घर में कितने कितने लोग हैं, तुम्हारे पापा कितना कमाते हैं, तो मम्मी कितना कमाती हैं, क्या मतलब है? आपका हमारा संबंध कितना है? आप पढ़ने आए हो और मैं आपको पढ़ाने आया हूं। मेन हमारा फोकस यही रहना चाहिए, ठीक है। फीलिंग्स को त्याग कर हमारा फोकस क्या रहना चाहिए कि जितने देर हम साथ में हैं हम क्या करिए, पढ़ें, और हमारा मेन उद्देश्य यही है। दोस्ती यारी करने के लिए अलग जगह है, आप मिलिएगा बैठिएगा मेरे साथ तो मैं आपको बता दूंगा जो बताना होगा, पर इस ये जो जगह है ना जहां पर मैं खड़ा हूं इस समय, उसमें केवल मैं पढ़ाने के लिए आया हूं, तो मेरा काम केवल इतना ही है और कुछ नहीं है। चलिए थीटा क्या हो गया, आर्गुमेंट ऑफ जेड हो गया। अब देखिए ऐसा क्यों होता है, ठीक है, इस पर हम बात कर लेते हैं, ठीक। चलिए तो थीटा क्या हो गया, आर्गुमेंट ऑफ, देखिए जैसे मान लीजिए कोई जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर थी, जेड क्या थी, एक कॉम्प्लेक्स नंबर थी। यहां पर मैं बताता हूं कि क्यों ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर थी तो मुझे बताना ये वाली दूरी कितनी होगी। जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये वाली दूरी कितनी होगी बेटा, ये वाली दूरी कितनी होगी, मॉड ऑफ जेड होगी। कितना होगी, मॉड ऑफ जेड होगी। ये कितनी होगी, मॉड ऑफ जेड होगी, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि यदि ये थीटा है, यदि ये थीटा है तो मुझे बताओ ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, कौन बताएगा मुझे, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस मॉड जेड कॉस थीटा होगी कि नहीं, और ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, मॉड जेड साइन थीटा। अब ये कोई पूछेगा कैसे होगी, तो यार परपेंडिकुलर हाइपोटेनस वाला कॉन्सेप्ट नहीं जानते। इस दूरी को मान लीजिए हम कुछ देर के लिए ये x थी और ये y थी, यही तो थी बेटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर x कॉमा y तो है, ठीक है। तो फिर ये वाली जो ये दूरी x होगी और ये y होगी। x भाई आप cos थीटा लगाएंगे यहां पर, तो cos थीटा कितना हो जाएगा, आधार बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो x अपॉन मॉड जेड होगा। तो x कितना हो जाएगा, मॉड जेड कॉस थीटा हो जाएगा। और कॉस थीटा साइन थीटा लगाते हैं इसमें, साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो y अपॉन मॉड जेड।
तो y बराबर क्या हो जाएगा, मॉड जेड साइन थीटा हो जाएगा। तो ये दूरी मॉड जेड कॉस थीटा, ये दूरी मॉड जेड साइन थीटा, तो x की वैल्यू आ गई मॉड जेड कॉस थीटा, y की वैल्यू मॉड जेड साइन थीटा, यहां रख दीजिए। तो z बराबर कितना हो गया, x प्लस आयोटा वाई बराबर मॉड जेड कॉस थीटा प्लस आयोटा मॉड जेड साइन थीटा हो गया। x और y की वैल्यू डाल दी, जहां पर इस मॉड जेड को मैंने r बोल दिया, ठीक है। तो देखो ये कितना बन गया, r कॉस थीटा, मॉड जेड को r बोल दिया तो z क्या बन जाएगा, r कॉस थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा। तो यही आपका क्या है, मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म और पोलर फॉर्म, ये वही है, ठीक है। तो z बराबर r कॉस थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा। कोई दिक्कत इसमें, बोलिए। तो z बराबर r कॉस थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा आ गया। अब यहीं पर आपका जो आइलर्स फॉर्मूला क्या कहता है कि ये जो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, इसको शॉर्ट में हम e टू द पावर i थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो यहां पर cos पाई बाई 2 है, एग्जाम्पल में जैसे मैंने बोला cos पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2, तो इसको लिख देंगे e की पावर आयोटा पाई बाई 2। cos पाई बाई 6 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 6, तो इसको लिख देंगे e टू द पावर आयोटा पाई बाई 6, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये आपकी पोलर फॉर्म हो गई, अरे आइलर्स फॉर्मूला। पन्ने लाल यादव जी कह रहे हैं सर समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। पन्ने लाल यादव जी ये बताइए, पहले पिछले लेक्चर अटेंड किए हैं कि नहीं आपने, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर 1 और 2 अटेंड किया है कि नहीं, ये बताइए। और सूरज जी भी बताएंगे, पिछले लेक्चर अटेंड किया है आपने 1 और 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का। चलिए ठीक है, और 15-20 एग्जाम्पल और दे देता हूं मैं। cos पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3 कितना हो जाएगा, e टू द पावर i पाई बाई 3, ठीक है। तो नहीं किया तो फिर मैंने कितनी बार मैं सर्वर पटक लूं क्या अपना, बताओ, तुम ही बताओ कितनी बार मैं बताऊं कि भैया क्यों ऐसा करते हो, क्यों नहीं सारे लेक्चर अटेंड करते हो, कौन सी तुम्हें जिम्मेदारी हो जाती है कि बीच में चले जाते हो एकदम दूसरा साइड बिजनेस करने लगते हो, हैं? तुम्हारे अलावा पढ़ाई के अलावा कोई काम है? अरे यार जब मैं रोज आ सकता हूं तुम रोज पढ़ भी तो सकते हो, तुम्हारे पास भी तो एग्जाम तो तुम्हें देना है ना। जब मैं रोज आ सकता हूं तो तुम रोज पढ़ भी सकते हो। और बताओ, और एग्जाम्पल की जरूरत है क्या, बताइए, और एग्जाम्पल की जरूरत है? कल एक आएगा कहेगा ई टू द पावर, ये कैसे लिख दिया आपने, क्योंकि वो आज का लेक्चर नहीं देखा होगा। माशाल्लाह हो तुम लोग, एकदम बजर गधा हो। ई टू द पावर माइनस आई थीटा, यदि कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा है तो ई टू द पावर माइनस आयोटा थीटा होगा। जैसे मान लीजिए यहां पर cos पाई बाई 4 माइनस आयोटा साइन पाई बाई 4 है, तो इसे लिख देंगे e टू द पावर माइनस आयोटा पाई बाई 4। cos पाई बाई 3 माइनस आयोटा साइन पाई बाई 3 है, तो ये बन जाएगा e टू द पावर माइनस आयोटा पाई बाई 3। ठीक है, और बताओ 15-20 एग्जाम्पल दे दूं। cos पाई माइनस आयोटा साइन पाई हो जाएगा e टू द पावर माइनस आयोटा पाई। और बताओ, और कोई एग्जाम्पल? तो ये समझ में आ गया, ऐसा लिख सकते हैं हम। अब एक चीज देखिए ध्यान से, तो हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे भी तो लिख सकते हैं r e टू द पावर आई थीटा, r e टू द पावर आई थीटा, ऐसे भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख सकते हैं। और यही आपकी क्या है, पोलर फॉर्म है। ये शॉर्ट फॉर्म में हो गई और ये थोड़ा सा उसका लंबा वर्जन हो गया, ठीक है।
चलिए, तो z बराबर आर ई टू द पावर आई थीटा। भाई आर कॉमन ले लीजिए, यहां से आर कॉमन ले लीजिए, ठीक है, आर कॉमन ले लीजिए, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, उसको मैंने ई टू द पावर आई थीटा लिख दिया। चलिए बात समझ में आ गई। चलिए इसको आप पोलर फॉर्म में चेंज करिए, एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। z बराबर -1 प्लस रूट। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, जो आप थीटा लिखोगे यहां पर वो माइनस पाई और पाई के बीच में होना चाहिए। जो यहां थीटा रखोगे आप वो कहां होना चाहिए, माइनस पाई। मतलब आप प्रिंसिपल आर्गुमेंट डालना है, आपको प्रिंसिपल आर्गुमेंट डालना है, ठीक है। थीटा क्या होना चाहिए, माइनस पाई से पाई होना चाहिए। तो इसको हमें पोलर फॉर्म में चेंज करना है, तो कुल मिला के पहले मुझे मॉड ऑफ जेड निकालना है। तो मॉड ऑफ जेड कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, √3। तो मॉड जेड तो √3 हो गया। पहले हम अल्फा निकाल लेते हैं, तो अल्फा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ √2 अपॉन -1, मतलब tan इनवर्स √2। और क्योंकि ये किस क्वाड्रेंट का है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट का है ना, माइनस प्लस, तो थीटा कितना हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा, अल्फा मतलब tan इनवर्स √2। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगी z बराबर √3 कॉस थीटा प्लस आयोटा √3 साइन थीटा, वेयर थीटा कितना हो जाएगा, पाई माइनस tan इनवर्स √2। थीटा कितना हो जाएगा, पाई माइनस tan इनवर्स √2। ठीक है, बात समझ में आ रही है। थीटा बराबर पाई माइनस tan इनवर्स √2, तो पोलर फॉर्म में हो गया। जैसे मैं कहूं z बराबर 1 प्लस आयोटा को पोलर फॉर्म में चेंज करना है, तो मॉड z कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब अंडर रूट 2 आ गया। और आर्गुम देखो अल्फा और थीटा बराबर होंगे इस केस में, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले चतुर्थांश की है, पहले चतुर्थांश की है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा और अल्फा बराबर होते हैं, और ये कितना आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 1, मतलब tan इनवर्स 1। अब ये मत कहना कि tan इनवर्स 1 क्या आएगा, मैं बता चुका हूं आपको। tan इनवर्स 1 कितना आएगा, π/4 आएगा। तो थीटा कितना आ गया आपका, π/4 आ गया बेटा। थीटा कितना आ जाएगा, π/4। ठीक है, तो आप z बराबर क्या लिख दोगे, r cos थीटा मतलब √2 cos π/4 प्लस आयोटा √2 साइन π/4। ये आ गई आपकी पोलर फॉर्म। cos π/4 की वैल्यू मत डाल देना, वैल्यू डाल दोगे तब तो फिर से वो यही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगी। ये हो गई पोलर फॉर्म, √2 cos π/4 प्लस आयोटा √2 साइन π/4। भाई हमें इसको पोलर फॉर्म में चेंज करना था, तो हमने क्या किया, इसका मॉड निकाला, तो मॉड z √2 आया, और थीटा और अल्फा बराबर हो जाएंगे। और अल्फा क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ इमेजनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, मतलब tan इनवर्स 1, ये मैं बता चुका हूं। tan इनवर्स 1 का मतलब होगा कि tan में किस एंगल की वैल्यू π/4 होगी, सॉरी 1 होगी। tan में किस एंगल की वैल्यू 1 होगी, वही tan इनवर्स 1 का आंसर होगा। तो π/4 की होगी, तो थीटा π/4 आ गया। समझ में आ गई बात, बोलो जल्दी से, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब कल तक ये लेक्चर जाएगा, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत है पोलर फॉर्म में, और आइलर्स फॉर्मूला में भी कोई प्रॉब्लम है, आइलर्स फॉर्मूले में भी कोई प्रॉब्लम है क्या, आइलर्स फॉर्मूले में, इन दोनों फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम है, नहीं है प्रॉब्लम। अब एक फॉर्मूला और नोट करिएगा, e⁻i⁻1 इंटू e⁻i⁻2 इंटू e⁻i⁻3 डॉट 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 e⁻i⁻n। ठीक है,
एक्चुअली में ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ई टू द पावर आयोटा और सारे थीटा वन थीटा टू डॉट डॉट थीटा एन आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो ई टू द पावर आई थीटा वन को मैंने क्या लिखा, कॉस थीटा वन प्लस आयोटा साइन थीटा वन। ई टू द पावर आई थीटा को लिखा कॉस थीटा टू प्लस आयोटा साइन थीटा टू, आयोटा साइन थीटा टू। और ई टू द पावर आई थीटा को लिख दिया कॉस थीटा थ्री प्लस आयोटा साइन थीटा थ्री। और ये चलते चलते कहां गया, कॉस थीटा एन प्लस आयोटा साइन थीटा एन। इन सब का प्रोडक्ट आपस में क्या है, ये प्रोडक्ट के फॉर्मेट में है। अब ये बताओ ये वैल्यू किसने के बराबर होगी, ई टू द पावर आई, यहां जो भी लिखा है वो कॉस के साथ भी जाएगा और साइन के साथ भी जाएगा, कॉस के साथ भी जाएगा और साइन के साथ भी जाएगा, कॉस के साथ भी जाएगा और साइन के साथ भी जाएगा। देखिए ई टू द पावर मैं यदि आई की पावर अल्फा लिख देता हूं तो ये बन जाएगा कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा। मतलब जो भी आई के साथ लिखा है एंगल वही आपका यहां आता है। तो यहां आई के साथ क्या लिखा है, ये तो आ गया। अप टू इंफिनिटी तक हो तो इंफिनिटी तक हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो ये कह दे कि कॉस थीटा वन प्लस आयोटा साइन थीटा वन, कॉस थीटा टू प्लस आयोटा साइन थीटा टू हो गया, कॉस थीटा थ्री प्लस आयोटा साइन थीटा थ्री हो गया। अब मान लो अप टू ये इंफिनिटी तक हो जाएगा, क्योंकि अभी तो ये एन तक गया था, अभी तो ये एन तक रुक गया था। लेकिन मान लीजिए इंफिनिटी तक चला जाए तो कोई बात नहीं, ये जो कॉस वाला एंगल है थीटा वन थीटा टू डॉट 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 ये इंफिनिटी तक चला जाएगा और प्लस आयोटा साइन थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस डॉट डॉट इंफिनिटी तक चला जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं, कि जैसे ये कॉस थीटा वन कॉस थीटा वन प्लस आयोटा साइन थीटा वन, कॉस थीटा टू प्लस आयोटा साइन थीटा टू, कॉस थीटा थ्री प्लस आयोटा साइन थीटा थ्री, कॉस थीटा एन प्लस आयोटा साइन थीटा एन, इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कॉस के अंदर ये सारे एंगल्स प्लस कर दिया, आयोटा साइन के अंदर सारे एंगल प्लस कर दिया। ठीक है, और वैसे ही जब ये इंफिनिटी तक जा रहा है, एक दूसरी तीसरी कॉम्प्लेक्स नंबर इंफिनिटी तक जा रही है, तो ये थीटा वन थीटा टू जो एन तक गया था, क्योंकि ये एन तक गया था, अब क्योंकि ये इंफिनिटी तक जा रहा है तो ये सारे एंगल इंफिनिटी तक ऐड हो जाएंगे, ये सारे एंगल इंफिनिटी तक ऐड हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इस पर एक क्वेश्चन करा देता हूं मैं आपको। कॉस पाई बाई टू प्लस आयोटा साइन पाई बाई टू, कॉस पाई बाई टू स्क्वायर प्लस आयोटा साइन पाई बाई टू स्क्वायर, कॉस पाई बाई टू क्यूब प्लस आयोटा साइन पाई बाई टू क्यूब, अप टू ये इंफिनिटी तक। चलिए इसका आंसर बताइए फटाक से, इसका आंसर बताओ जल्दी जल्दी। क्या बोला मैंने, देखो ये थीटा वन है दोनों, ये थीटा टू है और ये थीटा थ्री है। अप टू कहां तक गया है, इंफिनिटी तक। तो क्या हो जाएगा, जो थीटा वन है पाई बाई टू, थीटा टू है पाई बाई टू स्क्वायर, थीटा थ्री है पाई बाई टू क्यूब, ये इनफाइनाइट तक ऐड हो जाएगा, प्लस आयोटा साइन पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू स्क्वायर प्लस पाई बाई टू क्यूब प्लस डॉट 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 इंफिनिटी तक, यही हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले इस एंगल को ऐड करके देखते हैं। ये पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू स्क्वायर प्लस पाई बाई टू क्यूब प्लस डॉट 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 इंफिनिटी तक। ये बताइए रेंज कितना आएगा, सॉरी रेंज कह रहा हूं मैं,
ये इनफाइनाइट जीपी है ना, मुझे इसका सम चाहिए और वही उठा के मैं यहां रख दूंगा। ये एक इनफाइनाइट जीपी है, ठीक है। इसका ए कितना है इस इनफाइनाइट जीपी का? ए आपका पाई बाई 2 है। आर कितना है देखो, अब आपको एपीजी, आपको जीपी आनी चाहिए बेटा, आपको जीपी आनी चाहिए, ठीक है। तो ए क्या है? पाई बाई 2 है। आर क्या है? दिस अपॉन दिस, पाई अपॉन 2 का स्क्वायर अपॉन पाई बाई 2। तो ये हो जाएगा कितना? 1/2। आर कितना हो जाएगा? 1/2। तो एस बराबर हो जाएगा ए अपॉन 1 माइनस आर। फॉर्मूला क्या होता है? ए अपॉन 1 माइनस आर। तो पाई बाई 2 अपॉन 1 माइनस 1/2 मतलब पाई। तो इस समेशन की वैल्यू कितनी आ गई? पाई के बराबर आ गई। ये समेशन कितना आ गया? पाई के बराबर। तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। कॉस पाई -1 होता है और साइन पाई क्या होता है? 0। मतलब -1 क्या आ जाएगा? आंसर। साइन पाई कितना होता है? 0। और कॉस पाई कितना है? -1। पाई मतलब 180 डिग्री, पाई मतलब 180 डिग्री। तो कॉस 180 हो जाएगा -1 और साइन 180 हो जाएगा 0। साइन 180 डिग्री हो जाएगा 0 के बराबर। ठीक है। हाँ, अभी तो बस कीजिए, आखिरी में कहोगे 15 घंटे की क्लास लीजिए, हैं? अभी बस कीजिए, आखिरी में कहोगे 15 घंटे की सर क्लास लीजिए, 20 घंटे की, 35 घंटे की, 500 घंटे के लिए लीजिए, ऐसे कहोगे, हैं? चलिए आओ, ठीक है, समझ में आ गया ये फॉर्मूला? ये फॉर्मूला समझ में आ गया? -1 इज नॉट अ पोलर फॉर्म। यार पोलर फॉर्म थोड़ा ना है यार, ये अलग फॉर्मूला चल रहा है यार। ये मैंने आपको सिखा दिया कि क्यों ऐसा बना है, क्यों ये आया, इसीलिए मैंने आपको ये बताया है कि क्यों मैं इस फॉर्मूले को ऐसा लिख रहा हूं, ठीक है। क्योंकि ये e⁻i θ1 e⁻i θ2 e⁻i θ3 e⁻i θ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा, और इसको ऐसा लिख सकते हैं। इसीलिए ये फॉर्मूला ऐसा बनाया गया है, उस तरह से आया है। उसका जो ओरिजिन है वो यहीं से बनाया गया इस फॉर्मूले को। सिंपल है यार। देखिए कॉन्जुगेट के बारे में हम पढ़ रहे थे, मैंने कहा था कि कुछ मैं बाद में बताऊंगा, तो थोड़ा सा भी यहां से भी कॉन्जुगेट देख लेते। तो कॉन्जुगेट के बारे में क्या बताया था मैंने आपको कि z बराबर a प्लस आयोटा b है, तो आयोटा के प्लेस पर, आयोटा की जगह आपको क्या रखना होता है? माइनस आयोटा रखना होता है। आयोटा की जगह क्या रखना होता है? माइनस आयोटा रखना होता है। आयोटा की जगह क्या रखना होता है? माइनस आयोटा रखना होता है, ठीक है। तो देखो, तो जेड बार कितना हो जाएगा? a माइनस आयोटा b, ये मैंने आपको बता दिया था। ओके, अब इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। तो देखिए प्रॉपर्टी देखते चलिए। जेड का मॉड निकालिए चाहे जेड बार का मॉड निकालिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये देखिएगा ध्यान से, पहली प्रॉपर्टी वैसे मैंने बता चुका हूं मैं आपको, जेड का मॉड निकालिए चाहे जेड बार का मॉड निकालिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है। दूसरी प्रॉपर्टी देखियो, आर्गुमेंट ऑफ जेड बार जो होगा वो माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड होगा, ठीक है। ओके, और इसकी कोई जरूरत नहीं है जनरल वैल्यूज की, कोई ऐसी बहुत ज्यादा, इसको रहने दो आप, ठीक। अब देखिएगा, ये चीज भी मैंने आपको कल बता दी थी, आपको याद हो, वह पहला नंबर आपको बता दिया था कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड यदि एक्स प्लस आयोटा वाई है तो एक्स कैसे मिलता है? रियल पार्ट ऑफ जेड, तो जेड प्लस जेड बार बाई 2 करके, और वाई कैसे मिलता है? जेड माइनस जेड बार बाई 2 आयोटा करके, ठीक है। अब आप ये भी मैंने बताया था कि जेड बराबर जेड बार होगा, तो इसका क्या कहने का मतलब है? प्योरली रियल है, क्योंकि यदि हम जानते हैं कि जब भी जेड बार निकालते हैं तो
आयोटा की जगह माइनस आयोटा रखते हैं, तो पक्का है कि यदि वो कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा होगा तो फिर वो आयोटा माइनस आयोटा लिखेगा तो दोनों में तो अंतर होगा ना, तो फिर तो कॉम्प्लेक्स नंबर अलग आएगी बार लगाने पर। रियल ही हो सकता है कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर उसके बार में कोई अंतर ना हो। तो z बराबर जेड बार या फिर z माइनस जेड बार बराबर 0 हो जाए तो आप क्या बोलोगे, प्योरली रियल। और z बराबर माइनस जेड बार हो जाए तो आप बोलते हो प्योरली इमेजनरी, मतलब z प्लस जेड बार बराबर 0। ये भी मैंने कल बता दिया था आपको। चौथी प्रॉपर्टी भी आपको याद हो, मैंने आपको कल ही जिक्र कर लिया था कि जेड जेड बार जो होता है वो मॉड जेड स्क्वायर होता है। पांचवी प्रॉपर्टी आप सिंपल समझिए, ठीक है। पांचवी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर, जैसे जेड बराबर हमने ले लिया 1 प्लस आयोटा, तो जेड बार कितना हो जाएगा 1 माइनस आयोटा। कैसे आया जेड बार, आयोटा की जगह हमने क्या रखा, माइनस आयोटा रखा। आयोटा की जगह क्या रखा, माइनस आयोटा रखा। जेड क्या है 1 प्लस आयोटा, तो जेड बार कितना हो जाएगा 1 माइनस आयोटा। अब इस जेड बार का यदि मैंने फिर से बार निकाल दिया, इस जेड बार का मैंने फिर से बार निकाल दिया, तो ये बताइए यहां पर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालने के लिए आयोटा की जगह माइनस आयोटा रखेंगे तो ये 1 प्लस आयोटा ही तो बन जाएगा। और 1 प्लस आयोटा बन गया मतलब ये जेड के बराबर बन गया। मतलब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का बार निकाला, उसका फिर से बार निकाला तो वो जेड के ही बराबर आ जाएगा फिर से, ठीक है। अब आप देखिए ये चीज और ये चीज मैंने कहा था ना कि कल एक बार हम इस पर हम देखेंगे प्रॉपर्टीज, कि दो संख्याएं प्लस में हो चाहे दो संख्याएं क्या हो माइनस में हो, ठीक है, उनका यदि बार लगा है तो बार अलग अलग लग जाएगा। जैसे मान लो Z1 आपका क्या है 1 प्लस आयोटा है और Z2 क्या है 1 माइनस आयोटा है। आपको Z1 प्लस Z2 का बार निकालिए, तो Z1 प्लस Z2 कितना होगा 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, कितना हो जाएगा 2। अब 2 का बार का कोई मतलब नहीं है। या फिर आप Z1 बार निकालिए 1 माइनस आयोटा, Z2 बार निकालिए 1 प्लस आयोटा, और Z1 बार और Z2 बार को जोड़ दीजिए तो 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा आ जाएगा 2 के बराबर। तो जो Z1 प्लस Z2 का बार आया वही चीज आई Z1 बार प्लस Z2 बार। तो Z1 प्लस Z2 पूरे का बार लगाइए या फिर अलग अलग बार लिखा के ऐड कर दीजिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है। सेम केस इनटू में भी है और सेम केस डिवाइड में भी होगा। सेम केस आपका क्या होगा, डिवाइड में भी होगा। सेम केस डिवाइड में भी होगा कि Z1 अपॉन Z2 का जो बार होगा वो अलग अलग लग जाएगा। मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में है, उनका बार लगा है तो आप बार अलग अलग लगा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप अलग अलग बार लगा लीजिए। और सेम केस इनटू में भी है कि Z1 और Z2 का बार लिखना है तो आप अलग अलग बार लगा के इनटू कर लीजिए। सेम केस प्लस में है कि Z1 प्लस Z2 का बार है तो आप अलग अलग लगा लीजिए बार। और सेम केस माइनस में है कि Z1 माइनस Z2 का बार है तो Z1 का बार अलग करा लीजिए, Z2 का बार अलग करा लीजिए। यार इतना बताओ, क्लास तुम कैसे लंबी क्लास करोगे यार, कैसे तुम्हें मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। पढ़ना ज्यादा चाहते ही नहीं है यार, कैसे चलेगा बताओ। चलो फिर रहने देते हैं, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। वो फॉर्मूले के बारे में कल ही बताऊंगा मैं अब, ठीक है। कल आपका डिमाइवर्स थ्योरम होगा, ठीक है। कल आपका डिमाइवर्स थ्योरम होगा और क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, nth रूट्स ऑफ यूनिटी, और उसके बाद ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। चलिए, और कल मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रैक्टिस भी कराऊंगा। कल इसे खत्म कर दूंगा और जो कल प्रैक्टिस होगी वो कॉम्प्लेक्स नंबर की ही होगी। टाइमिंग आपको शेड्यूल में दिख जाएगा, रात तक आप देख लीजिएगा शेड्यूल में, ठीक है। शेड्यूल में टाइम देख लीजिएगा कब से क्लास होगी, ठीक। चलिए फिर,
जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू। और थोड़ा सा पढ़ो, ठीक है? समझ रहे हो मेरी बात को? तुम पढ़ते नहीं हो, तुम लोग पढ़ोगे नहीं ना, तुम्हें हमेशा मैं बता रहा हूं आपको ना, आपको मेरी बात पसंद ना आए वो अलग बात है, लेकिन सच्चाई है, मैं आपको सच्ची बात बताता हूं। ये हवाई फायरिंग वाले बातें नहीं करता मैं कभी, ठीक है? दुनिया में करते हो लोग, मैं नहीं करता। आप जब तक सीक्वेंस वाइज नहीं पढ़ोगे और जब से खुद से आप घर पर पढ़ोगे नहीं और खुद से आपके अंदर चिंता नहीं होगी कि मोहित मुझे कोई चीज नहीं आ रही है तो मैं सीखूं, तब तक आप कभी सीख नहीं सकते हो। चाहे आप किसी से भी पढ़ लीजिए, किसी से भी सीख लीजिए, जब तक आपके अंदर लगन नहीं होगी ना पढ़ने की, सीखने की, सिलेक्शन पाने की, वो जुनून जो कि बातों में नहीं कर्मों में, जब आपके अंदर सच में दिल में होगा ना, तो फिर वो आपके कर्मों में दिखेगा। जैसे कोई सच में ईमानदार होगा तो उसकी ईमानदारी उसके कर्मों में दिखेगी, तब वो ईमानदार है। केवल बोलने से वो ईमानदार नहीं हो गया। जब कोई गरीब की मदद करता है तो वो करेगा तो होगा वो अच्छा, ये नहीं कि केवल बोल के चला गया तो वो अच्छा हो गया। तो जब तक आपके एक्शन में कोई चीज नहीं होगी तब तक उसे नहीं देखे। आप चाहे किसी के बारे में कितना भी गलत सोच लीजिए, जब तक आप गलत करोगे नहीं तब तक आपको कोई दिक्कत नहीं। आप सोचिए, कोई दिक्कत है सोचने में, जब तक आप गलत करोगे नहीं तब तक ऐसा तो है नहीं कि सोचने पर सजा मिल जाएगी आपको, ठीक है? कि मैंने सोचा कि मैं उसको पीट दूंगा, अब आज से लड़ गया, कैसे तुमने सोच लिया कि तुम मुझे पीट दोगे? नहीं, सोचने पर थोड़ा ना मिलेगी। मैं जब करूंगा तो लड़ाई होगी ना। तो वही चीज है, जब सोचने से कुछ नहीं होता कि हम ख्वाब देखते हैं इस चीज के, हम वो करना चाहते हैं, वो इससे कोई फायदा नहीं है जब तक वो आपको एक्शन में नहीं दिखेगा। वो आपकी चिंता, वो आपका जुनून जब तक आपके कर्मों में नहीं दिखेगा तो ऐसे जुनून का कोई फायदा ही नहीं है। तो मेहनत करना सीखिए। जब तक आप डेडिकेटेड नहीं रहेंगे, चाहे आप किसी से पढ़ लीजिए, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, ठीक है? क्योंकि कहीं से भी पढ़ेंगे आपको खुद से तो पढ़ना ही पड़ेगा, और खुद से ही 80 से 90% आप ही का योगदान होता है आपकी सक्सेस में, किसी और का होता ही नहीं है। वो क्रेडिट लूटने के लिए सब आ जाए वो अलग बात है, क्योंकि ऐसा होता तो फिर वो गधे को भी पढ़ाकर घोड़ा बना देगा आदमी, लेकिन ऐसा नहीं है। आप पढ़ोगे तभी सेलेक्ट होगे, चाहे आपको कोई कितना अच्छा भी पढ़ा है। तो आप पढ़िए, थोड़ा अंदर से अपने अंदर लाइए कि हमें सीखना है, ठीक है? हमें कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो हम कैसे सीखेंगे उसे, ये सब लाना पड़ेगा अपने अंदर, तब जाकर आप कुछ सोच पाओगे, कुछ कर पाओगे, ठीक है? दूसरे के ऊपर मत डालिए हमेशा। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।